नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभियान का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, भारत के लिए खुशखबरी आ गई है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसकी घोषणा की है नीति आयोग के सीईओ तुम्हारा स्वामी ने, सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि नीति आयोग के मतलब सीईओ हैं। उन्होंने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो आंकड़े हैं उनका हवाला देते हुए कहा है कि कल उन्होंने आंकड़े ये पेश किया है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हमने किसको पिछाड़ा है? हमने जापान को पिछाड़ा है। अभी जापान की कितनी अर्थव्यवस्था है? जापान की जो GDP है साथियों, वो है 4186 ट्रिलियन डॉलर। भारत की कितनी है? भारत की हो गई है 4187 ट्रिलियन डॉलर। अगर बात करें टोटल GDP की, या सबसे बड़ी इकनॉमी किसकी है, तो सबसे बड़ी इकनॉमी जो है अमेरिका की है। अमेरिका की 28,000 ट्रिलियन डॉलर है। उसके बाद आता है चीन की जो है 18,000 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी है। तीसरे नंबर पर आता है तुम्हारा जर्मनी की 4,750 ट्रिलियन डॉलर है। चौथे नंबर पर जो भी भारत है, भारत की 4,187 ट्रिलियन डॉलर है। और पाँचवें नंबर पर जिसको हमने पछाड़ा है अभी, वो है जापान। अब बात कर लेते हैं कि ये आंकड़े हैं ये किस तरह से। देखो, सबसे पहले क्या है कि जो भी देश के अंदर सकल घरेलू उत्पाद होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू निकाली जाती है। उससे पता चलता है कि हमारी GDP किस देश से आगे है, किस से कम है। अब बात करें अगर कि देखो, अकेला हम सोचे कि इकोनॉमी के पैरामीटर से ही हम जापान से आगे हैं, नहीं, केवल उसके कई कई पैरामीटर होते हैं। जैसे बात करें एजुकेशन लिटरेसी की, तो जापान में जो एजुकेशन लिटरेसी है ना, वो 100% है। भारत में लगभग 66% के आसपास है। तो ऐसा नहीं है। अगर वहाँ पे आप बात करोगे ना कि वहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितनी है, मतलब वहाँ पे जो एक नॉर्मल व्यक्ति है कितनी एज तक जीवित रहता है, तो उसकी है 84 साल। भारत में है वो 65 साल के आसपास। तो जाहिर सी बात है, एक ही चीज़ पैरामीटर नहीं होता। अगर बात कर ले जापान की, कि भाई जापान का जो प्रति व्यक्ति आय है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी व्यक्ति का जो उसका एक साल में जितने रुपए वो कमाता है प्रति व्यक्ति आय, तो जापान की है मतलब 38,900 डॉलर। अब समझ लो जापान की कितनी, 38,900 डॉलर। और भारत की अगर बात करें ना, पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय, जो भारत का एक व्यक्ति एक साल में कमाता है, वो है 2880 डॉलर। मतलब अगर बात करें जापान के और भारत के दोनों को अगर कंपेयर करें, तो जापान का व्यक्ति भारत के व्यक्ति से 12 गुना ज़्यादा कमाता है। कारण है पॉपुलेशन। अगर बात करें टोटल जापान की कितनी पॉपुलेशन है, तो जापान की जो कुल पॉपुलेशन है वो है 1,23,00,000। और भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 143 करोड़। अब तो शायद क्योंकि आंकड़े पुराने हैं, हो सकता है अभी बढ़ गए हों। तो जापान की पॉपुलेशन कम है, भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसलिए हमारे यहाँ पे, अब तुम्हें एक चीज़ समझो, मतलब दो घर हैं, दोनों घर में इक्वल पैसे आए, 10-10 हज़ार रुपये, है ना। एक घर में आदमी कितने हैं? 3 है, मतलब ये समझ लो कि 4 मेंबर हैं, दो, एक लड़का एक लड़की, 2 फैमिली मेंबर। एक घर में कितने हैं? 20 मेंबर हैं, है ना। तो अगर प्रति व्यक्ति आय जोड़ा जाएगा ना कि प्रति व्यक्ति कितना है, तो जिस घर में 4 मेंबर हैं उस पे आएगा 2500 रुपया एक, क्योंकि 10,000 एक को दिए, 10,000 एक फैमिली को दिए। लेकिन एक फैमिली में है 20 आदमी और एक फैमिली में है 4 आदमी, मतलब वहाँ पे जो जनसंख्या है वो कम है, पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ की आई 2500। मतलब 4 आदमी है, 10,000 रुपये दिए, तो 2,500 रुपये एक आदमी पे आ गए। लेकिन वहाँ पे कितने हैं? 20 आदमी है, 10,000 रुपये दिए तो 500 रुपये आ गए। तो इसीलिए हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए हमारा GDP तो बड़ी हो गई है भारत की, नो डाउट, लेकिन अकेला GDP ही पैरामीटर नहीं होता। अब बात कर लेते हैं कि देखो हमारे जो GDP है ये 10 साल दर साल कितनी बढ़ी। अगर वर्ष 2007 की बात करें, तो साथियों वर्ष 2007 में जो भारत की टोटल GDP थी वो थी 7 ट्रिलियन डॉलर की। मतलब 2007 के आसपास 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की GDP थी। उसको 2 गुना होने में, मतलब 7 को 2 गुना होने में सन 2014 की बात करें, 7 साल लगे। वो 1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ के हो गई 2 ट्रिलियन डॉलर। फिर 2 ट्रिलियन डॉलर से 3 ट्रिलियन डॉलर होने में हमारी GDP को कितना दिन का समय लगा? फिर वही 7 साल का समय लगा। वर्ष 2021 में हमारी जो GDP थी, मतलब हमारी जो इकोनॉमी थी, वो 2 ट्रिलियन डॉलर से 3 ट्रिलियन डॉलर हो गई। और अब 2021 से 2024 के बीच की बात करें, तो इन 4 सालों में हमारी जो इकोनॉमी थी वो 3 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ के 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई। तो अगर बात करें कि BJP सरकार की, तो 2014 में BJP सरकार है, जब से
10 साल में ये समझ लो कि डबल हो गई है अपनी इकोनॉमी। पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं? देखो, जीएसटी कलेक्शन वो भी एक पैरामीटर है, ऑनलाइन पेमेंट होना, ऑनलाइन सभी चीज़ों का आ जाना वो भी एक पैरामीटर है। होता क्या था पहले, कुछ जो ट्रांजेक्शन है वो ऑफलाइन हो जाते थे, वो अपनी जीडीपी में जुड़ते ही नहीं थे, सर्विस में जुड़ते ही नहीं थे, क्योंकि अगर मैं आपसे ऑफलाइन में पैसा ले लूँगा, ऑफलाइन में उसका कोई विवरण ही नहीं है, लेन देन हो गया हमारा, लाखों का हिसाब किताब हो गया, उसका कोई लेन देन नहीं है। अब बात करें कि इसका जो अनुमान था वो आगे का जताया जा रहा था, लेकिन पहले क्यों हो गया? देखो, जापान की जो करेंसी है ना वो डॉलर के मुकाबले और कमज़ोर हो गई, इसलिए हमने ये आंकड़ा जल्दी ही पेश कर दिया। अब ये कैसे समझ में आएगा? देखो साथियों, जो जापान की टोटल, अगर एक इक्वल टू डॉलर 2022 की बात करें तो 2022 में जापान का 1 रुपया, मतलब डॉलर, अमेरिका डॉलर 1 रुपया जापान के 105 रुपये के बराबर था। लेकिन अभी इसका जब अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आया और डोनाल्ड ट्रंप के बयान आए, ईरान का, इराक का, इस तरफ के तनाव बढ़े, तो उनके बढ़ने से जो उनका येन है ना जापान का, वो कमज़ोर हो गया। जापान का येन कमज़ोर होने से क्या हुआ कि एक समय तो ऐसा हो गया था कि एक डॉलर इज इक्वल टू 162 येन के बराबर हो गया था। अभी भी 142 येन के बराबर है। भारत का रुपया कितना है? 1 डॉलर इज इक्वल टू 88 या मतलब 85 रुपये के आसपास चल रहा है, 83-84। हमारा रुपया कमज़ोर मजबूत है, जापान का जो येन है ना वो कमज़ोर है डॉलर के मुकाबले, इसलिए भारत की जो जीडीपी है, ये जो मतलब इकोनॉमी है ना, वो अब बड़े लेवल पे आ गई है। अब बात करें जनरली जो और देश है ना, वो अपनी जो करेंसी को डिवैल्यू क्यों करते हैं? कई बार चाइना ने भी अपनी करेंसी को कमज़ोर किया है। उसके पीछे का कारण क्या है? जब कोई देश अपने देश की करेंसी को कमज़ोर करता है ना, तो उस देश में होने वाले जो एक्सपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट होते हैं ना, वो सस्ते लगने लगते हैं। ऐसे समझो, मतलब अगर अमेरिका का व्यक्ति आज हमें कोई, सपोज करो उसे 80,000 रुपये का सामान खरीदना है, ठीक है, तो वो आज हमें $1,000 देगा, ठीक है, तो हम उसे 80,000 का सामान दे देंगे, क्योंकि हमारा डॉलर मान लो 80 रुपये पे चल रहा है। अब अगर हमने अपने रुपया कमज़ोर कर दिया डॉलर का अगेंस्ट, तो अब हमने डबल कर दिया, इक्वल टू 1 डॉलर इक्वल टू 180 रुपये, 160 रुपया। तो अगर उस 80,000 रुपये का ही सामान खरीदना है ना, तो अब वो हमें $500 देगा मात्र, क्योंकि हमारा जो रुपया है ना वो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया। तो जनरली चाइना पे ये आरोप लगते रहते हैं कि चाइना अपनी करेंसी कमज़ोर करता है। कुछ सरकारें भी अपना इंपोर्ट बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, ताकि जो दूसरे देश हैं ना उनको अपने बाज़ार अट्रैक्टिव लगने लगे, इसलिए करेंसी कमज़ोर करते हैं। बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप पगला गए हैं, उन्होंने एप्पल के ऊपर 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने बोल दिया है कि अगर एप्पल अमेरिका में बिकेगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग एप्पल अमेरिका से ही होना चाहिए। अगर आप भारत में बनाते हो उस प्रोडक्ट को या चाइना में बनाते हो और उस प्रोडक्ट को आप अमेरिका में बेचते हो, तो मैं आपसे 25% का टैरिफ लूँगा, मतलब टैक्स लूँगा। और जबकि अगर बात करें एप्पल कंपनी की, तो एप्पल कंपनी अमेरिका की ही कंपनी है, कैलिफोर्निया में उसका हेडक्वार्टर है। पर डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, हालांकि वो पलटू राम के नाम से भी जाने जाते हैं, तो कब क्या पलट जाएंगे उनकी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। कोरोना के केस देश में कोरोना के केस बढ़ गए हैं। पहला मामला बेंगलोर से सामने आया है, बेंगलोर में एक व्यक्ति की मौत सामने आई है, तो आप सभी लोग सतर्क रहें। बात कर लेते हैं आरबीआई को दिए जाना वाला, जो सरकार को दिए जाने वाला डिविडेंड है 2,70,000 करोड़, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा डिविडेंड है। डिविडेंड मतलब लाभांश, लाभांश मतलब अब आरबीआई तो कुछ करता नहीं है, तो आरबीआई के पास पैसा कहाँ से आया मैं बताऊंगा। आरबीआई के पास में पैसा क्या आता है जनरली, जगह जैसे सपोज करो अभी डॉलर चल रहा 80 रुपये, आरबीआई ने डॉलर खरीद लिया, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और रुपये की कमज़ोर हो गई, तो मार्केट में बेच दिया। भाई ऐसी तो डिमांड सप्लाई को मैनेज करते हैं ना, आरबीआई हो चाहे बड़े बड़े फार्म हो। अगर उसने 80 में ख़रीदा, 88 में बेचा, तो जब उसने डॉलर खरीदा बेच की, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है, जो प्रॉफिट हुआ, एक तो ये रास्ता हो गया। दूसरा क्या होता है कि आरबीआई है ना बैंकों को सीआरआर, जिसको आपने देखा होगा ना कि वे रेपो रेट के लिए इतने रेपो रेट पर लोन देंगे, इतने रेपो रेट, तो बैंकों से पैसा वसूलता है।
या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड होते हैं, जैसे बैंकों के पास रखा रहता है, जब बैंकों को लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए आरबीआई पैसा देता है ना, तो वो जो बॉन्ड होते हैं ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है उनको खरीद लेता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब खरीद लेता है आरबीआई, तो उसका जो कूपन मिलता है, उसका जो पैसा मिलता है वो आरबीआई के पास मिलता है, क्योंकि उसके पास में उसकी सिक्योरिटी है, तो उसका पैसा उसके पास जाता है। तो उसका जो लाभांश है, उस लाभांश का 2,70,000 करोड़, मतलब ये समझ लो 2.69 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आरबीआई बैंक जो है सरकार को देगा। ये हमेशा से ही देता आया है। सरकार के और भी बहुत से रास्ते हैं ऐसा करने के, लेकिन आज के लिए अच्छी खबर है। अब देखते हैं बाजार इसको क्या लेता है। डोनाल्ड ट्रंप एप्पल को धमका दिया है कि तुम्हें काम करना है तो ढंग में कर लो, नहीं करना है तो तुम जो है वो इंडिया के ही होकर रह जाओ। डोनाल्ड ट्रंप केवल ईगो हार्ट है और कुछ नहीं। वह भारत की ये सब चीज़ें बुरी लग रही हैं, इसलिए वो इतना पड़पड़ हो रहा है। बाकी भारत, जैसा आपने देखा होगा ना, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत का किसी ने साथ नहीं दिया। उसका कारण यही था कि बढ़ती हुई इकोनॉमी में का कोई भी सपोर्ट नहीं करना चाहता, कि वो ये नहीं चाहता कि ये हमसे आगे निकल जाए। भारत अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने आज मन की बात में भी कहा कि 2030 तक का जो उनका टारगेट है, वो जर्मनी को पीछे छोड़ कर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का विचार है उनका। अब समझ लो कि यार, ये अगर तुम उसे नहीं समझ पा रहे हो, दुनिया के अंदर 2007 में हमारी जो रैंकिंग थी ना, 195 देशों में 10वें नंबर पे थी। आज हमारी जो रैंकिंग है दुनिया में चौथे नंबर पे आ गई है, ये समझ लो आप। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे गए डिस्क्रिप्शन में जाकर अकाउंट खुला सकते हो। अगर आपको स्टार हेल्थ के साथ बीमा कराना है तो आप बीमा करा सकते हो। 20% का ओपन डिस्काउंट दिया जाएगा जितनी भी आपकी प्रीमियम आएगी। आगे जैसे भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।